स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा 2 से संबंधित या हिंदी भाषा विषय से हम लेकर के आए हैं प्रश्नों का सेट। यानी जो लोग भी भाषा के रूप में हिंदी भाषा का चयन किए होंगे उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाभकारी साबित होगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें पर कौन सा कारक है। तो इसमें जो पर है यह कारक जो है के जो 8 ये हैं और उसके विभक्ति चिन्ह उसको हम लोगों ने दूसरे सेट में कराया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप वो सेट हमारा नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से भी उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं यानी यहाँ पर जो कारक बन रहा है वो अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर डी, पहला नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो से है वह कौन सा कारक है। घर से बाहर गया, तो यहाँ पर जो से कारक है वो कौन सा कारक है, कर्ता कर्म करण आपादान। तो इसमें जो है वो आपादान कारक है, अलग होने के केस में बात हो रही है। यानी घर से बाहर गया, घर से अलग होकर के वह बाहर गया तो आपादान कारक कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए भी, दूसरा नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वो कौन सा है। तो अगर हम लोग व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द की उल्लेख करें तो यह जो है प्रेम एक भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि प्रेम से ऐसा कोई विशेषता या उसकी कोई कार्य होने का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेम जो है वो एक भावनात्मक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तीसरा नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि संज्ञा जो है किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के 5 प्रमुख भेद हैं हिंदी में। पहला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में अगर बोले तो पर्सनल नाउन कहेंगे, और दूसरा जो है फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें खास जाति का बोध, खास मतलब व्यक्ति, खास स्थान का बोध हो। जैसे अगर हम लोग स्थान में दिल्ली कहें, खास जगह में आगरा कहें, ताजमहल कहें, और कोई भी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सीता, तो ये सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समूहवाचक दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध हो जो है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि लड़का या फिर लड़की या आदमी, तो इससे उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि भारतीय क्रिकेट टीम, तो जो कि एक समूहवाचक संज्ञा है। और उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको नापा तोला जा सके, गिना ना जा सके, तेल है, मसाला है, चावल है। और एक भाववाचक संज्ञा है जिसे केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो उसी में आएगा प्रेम, जो कि भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऐसा शब्द जो स्त्रीलिंग के रूप में पता चले वह कौन सा शब्द है। तो शब्दों के तो जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जनरली बांटा गया है। तो ये चौथा जो हमारे पास प्रश्न है, इसके जो ऑप्शंस मौजूद है उसमें से जो मृत्यु शब्द है, उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प को छोड़ करके मृत्यु जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द का बोध हो रहा है मृत्यु से। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है चौथा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कौन सा है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये ऑप्शंस में कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाएगा। तो 5वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा। अगर हम लोग 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर देखें तो इसमें निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, तो क्या, कुछ और कौन, इस तीनों से कोई भी चीज़ निश्चित होने का बोध नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं यह सर्वनाम लगा करके कहते हैं कि यह कलम है या यह कॉपी है, तो यह इससे क्या हो रहा है कि उसके निश्चित होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार निश्चयवाचक जो सर्वनाम होगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम कहते हैं किसे, तो सर्वनाम का इंग्लिश हो गया प्रोनाउन, जिसको हम लोग संज्ञा या दूसरे सर्वनाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग सर्वनाम के रूप में जानते हैं। तो यह जो है जिससे निश्चित होने का बोध हो रहा है, क्या है,
कुछ, कौन, ये सब जो है ये निश्चित नहीं है, लेकिन यह कलम है, यह कॉपी है, इसे निश्चित होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा कि इनमें से विशेषण को चुनिए। विशेषण से हम लोगों को क्या है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहेंगे, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द से जो है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो यहाँ पर अगर विशेषण की बात की जाए तो कौन सा विशेषण है? भलाई है, मिठास है, स्वयं और थोड़ा। तो इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण छठा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। थोड़ा, अधिक, ये जो है उसके विशेषण के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी जिस शब्द से हमें किसी क्रिया के करने या होने का पता चलता है, जिससे काम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वह कौन सा शब्द है? तो 7वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि काम का नाम बताने वाले शब्द को कहा जाता है कौन सा? क्रिया कहते हैं। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के या स्थान के नाम को सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त हो और जिससे काम का पता चले उसको कहते हैं हम लोग क्रिया। अर्थात 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस काल में भूतकालिक जो भेद है वो कौन सा इंगित हो रहा है? मैं खाना खा चुका हूँ। तो अगर हम लोग काल देखें, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फिर उसके बाद जो है काल के सभी काल के 4 भेद हैं। तो उसमें से जो है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत। तो यो मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें से जो भूतकाल का या कौन सा भूतकालिक ये भेद है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण भूत है। यानी यहाँ पर जो काम है वह कंप्लीट हो चुका है पहले ही। मैं खाना खा चुका हूँ तो ये कंप्लीट हो चुका है, अर्थात ये पूर्ण भूत में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण की सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल कहते हैं कि हैबिट को, जैसे जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे अंग्रेजी में इसे, हैबिट, मैं खाना खाता हूँ, वह स्कूल जाता है, तो इसी प्रकार जिसके अंत में ता है, ती है, तू हूँ लगा रहता है, वह सामान्य वर्तमान काल में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे शब्द जो आएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे। अर्थात यहाँ पर जो है कि वह कलकत्ता जाता है, तो ये जो शब्द है ता है इसके अंत में लगा है, तो यह सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। सामान्य वर्तमान काल को पहचानने का जो तरीका है वो यही है कि जिस वाक्य के अंत में जो कंप्लीट होता है, ता है, ती है लगे रहते हैं, तो उसे हम लोग मानते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी ऑप्शन नंबर सामान्य वर्तमान काल में है। ऑप्शन नंबर डी 9वां नंबर प्रश्न का वह करेक्ट आंसर होगा। एक भी प्रश्न हम लोग से छूटना नहीं चाहिए। और हिंदी के आधार पर जो है हम आपको अंग्रेजी ग्रामर के जो 9 प्रश्न होंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इसकी बेहतर तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो क्रिया के जो सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसे भी हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। इसमें कौन से वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? फिलहाल यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ज्योति रोती है। आइए हम आपको क्लियर करते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या डिफरेंस है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहते हैं कि उस प्रकार की क्रिया की होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करेगा तो वहाँ क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। या दूसरे शब्दों में जब हम किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वह सकर्मक क्रिया है। तो अब पीछे थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग पीछे देख लेते हैं। यहाँ पर ज्योति रोती है तो कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है। लेकिन उसके अन्य वाक्यों में अगर हम लोग देखेंगे कि श्याम भात खाता है, तो श्याम कर्ता है, खाना क्रिया है और भात खा रहा है ये कर्म है। मैं उसे पुस्तक दिया,
तो देना जो है यह क्रिया है, मैं उसे दिया है, और पुस्तक दिया है तो यहाँ पर भी है, तो उसकी तो ये क्रिया, और उसकी कमीज है तो इसमें तो कोई क्रिया है ही नहीं। तो इस प्रकार ज्योति रोती है यही अकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन अगर हम तो ये सकर्मक क्रिया क्लियर हो गया कि जिसमें कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी हो, तीनों जब उपस्थित होगा तो वो सकर्मक क्रिया होगा। अब अकर्मक क्रिया को देखते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि जैसे नाम से ही पता चला कि अकर्मक यानी कर्म की जो है वह उपस्थित नहीं है, कर्म की अनुपस्थिति है। कर्ता होगा और क्रिया होगा, वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो। अकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका क्या होगा हमारा कि वाक्य के अंतर्गत जो है वो कर्ता भी हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। याद रखेंगे, जिसमें कर्ता भी हो और कर्म भी, क्रिया भी हो और कर्म नहीं हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में विकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत जो शब्द के जो 8 भेद हैं, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, तो ये 8 जो इंग्लिश ग्रामर में है, जिसे हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। तो इसमें से जो ये 4 को विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है। किन 4 को विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है? तो विकारी शब्दों के अंतर्गत जो जिन्हें रखा गया है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों जो है शब्द के भेद 8 में से इन चारों को जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा, इन चारों को विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अविकारी शब्द कौन सा है? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तो जो है विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द की बात अगर होगी तो यहाँ पर जो तीनों है ऊपर का, ये तीनों विकारी है, तो इसको छोड़ करके बात होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि अवयव जो है, अवयव यह जो है अविकारी शब्द है। अवयव क्या है? अविकारी शब्द है। अवयव के कितने भेद हैं? तो अवयव के जो है वो 4 भेद हैं। अवयव के 4 भेद हैं, अर्थात 13वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी कि अवयव के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमा अवस्था कौन सा होगा? विरहत जो विशेषण शब्द है, इसका जो शुद्ध उत्तमा अवस्था है, यानी उसमें तम लग करके कौन सा शब्द बनेगा? 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह क्या है? विरहत्तर होगा, विरहत्तम होगा, विरहत्तम या विरहत्तर, इसमें जो शुद्ध ये है वह कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि विरहत्तम जो है यह विरहत शब्द का, विरहत विशेषण का शुद्ध उत्तमा अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? जो कारक के 8 विभक्ति चिन्ह को हम लोग पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण, संबंध कारक के लिए कौन सा चिन्ह यहाँ पर आएगा? तो इसके लिए संबंध कारक का का के की भी होता है और रा रे री भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर का के की नहीं है, संबंध का के की, तो यहाँ पर जो रा रे री है यह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह के रूप में जाना जाएगा। अर्थात 15वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है वह, तो पहली बात है कि वह वर्तमान काल में आएगा। 3 प्रकार के जो काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उसमें जो क्रिया अभी हो रही है वह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब चूंकि क्रिया अभी हो रही है, संपन्न हुई नहीं है, तो वह कौन सा आ जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। यानी जो ऐसा क्रिया जो अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है, अभी चल ही रहा है, तो हम लोग उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? उसको रखा जाएगा अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत, यानी वह क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुआ है। 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गरीबों को वस्त्र दो। यहाँ पर जो शब्द है गरीबों को वस्त्र दो, इस शब्द में कारक कौन सा है? गरीबों को वस्त्र दो, को जो है यह विभक्ति चिन्ह है और इस को विभक्ति चिन्ह से हम लोग को कारक का पता लगाना है। को विभक्ति चिन्ह से कारक का पता लगाना है। कर्ता ने कर्म
को। तो यहाँ पर वस्त्र दिया जा रहा है जो कि एक कर्म किया जा रहा है। गरीबों में वस्त्र का वितरण करना क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर कर्ता नहीं बल्कि कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर डी 17वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। रेखांकित में विशेषण है, ये जो लीटर है ये कौन सा विशेषण है। आधा लीटर, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। केवल लीटर का जो है विशेषण पूछा जा रहा है। आधा जो आता है वो तो संख्यावाचक हो जाता, लेकिन आधा, एक, संपूर्ण, तो यहाँ पर लीटर की बात है तो लीटर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी लीटर, मीटर अगर रहे, केजी, तो इससे क्या है कि उसके मात्रा का पता चल रहा है, परिमाण का पता चल रहा है उसका। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि आधा लीटर में अगर आधा लीटर रहता तो फिर वो संख्यावाचक में हो जाता। 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन आधा छोड़ करके केवल हमसे पूछा जा क्या जा रहा है, मेन हमको प्रश्नों के ये पर ध्यान देना है कि प्रश्न हमसे पूछे किस प्रकार के जा रहे हैं। अगर हम लोग प्रश्न के पूछे जाने का अर्थ समझ रहे हैं तो फिर हमारा आंसर करना, उत्तर कर पाना बहुत ही आसान होगा और हमसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का इसीलिए परिमाणवाचक होगा क्योंकि यहाँ पर लीटर की बात हो रही है, न कि आधा लीटर। और आधा लीटर पूछ दिया होता तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल जो है यह बूंद बूंद करके टपक रहा है। तो यहाँ पर बूंद बूंद जो शब्द है इस वाक्य में, यह कौन सा शब्द है। नल जो है बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो नल जो बूंद बूंद करके टपक रहा है, यह बूंद बूंद शब्द जो है वह एडवर्ब है। यानी हम लोग इसे कहेंगे कि यह जो है वह क्रिया विशेषण है। एक तो बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो बूंद बूंद शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण के रूप में जाना जाएगा। टपकना जो है ये क्रिया है और यहाँ पर बूंद बूंद करके टपक रहा है, क्रिया विशेषण शब्द हो गया। अर्थात 19वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर हो गया वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि नल बूंद बूंद करके टपक रहा है, यह एक क्रिया विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया जो है निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। वह घर पहुंच गया है, इसमें पहुंच गया वह कौन से क्रिया का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है घर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो अपादान कारक जो है वो अपादान कारक किसी चीज़ से अलग होने के केस में होता है। जैसे अगर कहें कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता जो है वो पेड़ से अलग होता है, तो से शब्द जो है वो अपादान है। अपादान कारक कैसे कहते हैं कि जब किसी चीज़ से, एक चीज़ से दूसरा चीज़ जब अलग होता है, वहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाता है वह अपादान कारक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि से जो है वह विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का है। कि उदाहरण अभी हम लोग देखे हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, वह घर से बाहर गया, तो से जो है यहाँ पर वह अपादान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद के रूप में जाना जाता है। अर्थात 22वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो क्या जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन से है। 3 प्रकार के शब्द फिर से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इस 23वां नंबर प्रश्न में जो रूढ़ शब्द हैं इनमें से ऑप्शंस में से अगर हम लोग देखें ध्यान से तो वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि पशु शब्द जो है वह एक रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जी हाँ दोस्तों, 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि शब्द रचना के आधार पर यहाँ जो योग रूढ़ शब्द है वो जलज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर अभी भी आप चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 25वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से रूट शब्द कौन सा है। यहाँ पर जो रूट शब्द हमें याद करने हैं 25वां नंबर क्वेश्चन में, यहाँ वैभव जो है यह एक रूट शब्द है, ऑप्शन नंबर डी के रूप में
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। शब्द को जो है इस 4 वर्ग में बांटा गया है। तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्दावली हूबहू हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उसे तत्सम के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार तद्भव है कि संस्कृत के शब्दों को मॉडिफाई करके उसे चेंज करके थोड़ा बहुत और फिर उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, वो तद्भव शब्द कहलाता है। देशज शब्द जो अपने देश की उत्पत्ति है और देश में बोले गए शब्दों को अब जब भाषा में प्रयुक्त होने लगा है तो वह शब्द जो है वो देशज शब्द है। और विदेशज है कि कोई विदेशी भाषा का शब्द का हूबहू अगर हम लोग हिंदी में प्रयोग करें, जैसे डॉक्टर को अगर हम लोग देवनागरी लिपि में डॉक्टर लिखते हैं तो ये जो है डॉक्टर को ऐसे देवनागरी लिपि में हम लोग अगर डॉक्टर लिखें तो यहाँ पर जो है यह शब्द विदेशज के रूप में जाना जाएगा। तो इस परीक्षा जो है इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए यानी तत्सम है जो कि संस्कृत के शब्द है जिसे हूबहू यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन से हैं। जी हाँ, तो 27वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यौगिक शब्द जो है वो विद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का हमको चयन करना है, यानी ऐसा शब्द जो कि संस्कृत के शब्द है उसे मॉडिफाई करके प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, मॉडिफाई करके उसे हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। तो वह शब्द है मुंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मुख जो है वो होगा तत्सम शब्द और उसे मॉडिफाई करके मुंह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तद्भव शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कि वह जिस शब्द से कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जिस शब्द का सार्थक खंड हो पाता है वह यौगिक कहलाता है। विज्ञान में जो यौगिक है कि 2 या 2 से अधिक की जो तत्वों का समूह यौगिक कहलाता है, उसी प्रकार 2 या 2 से जो दो शब्दों का जो सार्थक खंड किए जाने वाले शब्द का समूह है वह यौगिक शब्द कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 29वां का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, तो जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता है यानी वह शब्द किस शब्द से आए हैं, वह संस्कृत से आए हैं या संस्कृत के शब्दों को मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी विदेशी भाषा के शब्द है। तो संस्कृत के शब्द हैं तो तत्सम, मॉडिफाई किया गया तद्भव, और जो देश में उत्पन्न है जिसका कोई ये नहीं है तो वह शब्द कहलाता है देशज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि देशज शब्द की उत्पत्ति का हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं जो कि यह चौथा प्रैक्टिस सेट था हिंदी का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही लाभकारी साबित होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।